वेलकम टू ओनली पीसीएस। सो फ्रेंड्स, थंबनेल आपने देख लिया होगा, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संबंध में यूट्यूब पे आपको बहुत सारे और भी वीडियो मिल जाएंगे, बट इस चैनल पे जो भी वीडियो होगा वो केवल आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, केवल आपके परीक्षा से संबंधित। तो आज मैं मौर्य साम्राज्य के एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्रिस्टल क्लियर करूंगा व्याख्या करते हुए। वीडियो को पूरा देखने के बाद मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे नहीं छूटेगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, बट वीडियो को देखिए और सीखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वारा। यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट प्री 2002 का प्रश्न है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं इसकी थोड़ी व्याख्या करता हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा समझिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर हम लगाएंगे। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। तो दोस्तों, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री का है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, बर्धन वंश या कुषाण वंश? तो दोस्तों, इस पर मैंने ट्रिक बनाया हुआ पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा। ठीक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप इस प्रश्न को चुटकियों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश यहाँ पे सबसे पुराना वंश है, जिसका टाइम पीरियड दोस्तों क्या है? 321 ईसा पूर्व से 184 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। बीपीएससी प्री 2003 का प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकॉट्स कहा गया था? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकॉट्स कहा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, सर विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकॉट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त से की है, और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकॉट्स के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, एरियन ए से स्टार्ट होता है तो उसने एंड्रोकॉट्स कहा है। ठीक है, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एरियन और प्लूटार्क ने क्या कहा? एंड्रोकॉट्स। जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकॉट्स क्या कहा दोस्तों? सेंड्रोकॉट्स। किसके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस शब्द का यूज किया है। और उसने लिखा है कि सेंड्रोकॉट्स और सिकंदर महान की भेंट हुई थी, उसके अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? जस्टिन के अनुसार। तो उस हिसाब से हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2008 का दोस्तों, सैंड्रोकॉट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो अभी हमने देखा ना व्याख्या, तो ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी लोअर पीसीएस का है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकॉट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन आप लगा सकते हैं यहाँ पे आराम से। ऑप्शन नंबर बी जस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। यूपी पीसीएस ने भी पूछा है, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट ने भी पूछा है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या राजा जनक के? तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे पता है आपने आंसर लगा लिया होगा। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होता है। ठीक है ना दोस्तों, कौटिल्य ने ही राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, ये तो आपको पता ही होगा। और ये भारत में राजशासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2006 का है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो आपको पता होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विष्णुगुप्त करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। यूपीपीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है दोस्तों। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक नाटक है, या एक आत्मकथा, या चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक? तो दोस्तों,
कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है और इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की व्याख्या मिलती है। ये जो सप्तांग है, 7 अंग है, आपको ध्यान रखना है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र, इनका क्रम भी याद रखिए, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। और दोस्तों अर्थशास्त्र ना हमें उस समय के मौर्य काल के प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो अभी अभी हमने इसकी व्याख्या देखी ऊपर। तो दोस्तों कौन सा इसमें आंसर होगा? आंसर नंबर सी, मित्र। सप्तांग सिद्धांत में मित्र जो है वो 7वें नंबर पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है और यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। उस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकावेली के प्रिंस से की जाती है? प्रिंस एक ग्रंथ है मैकावेली द्वारा रचित, तो उससे किसकी तुलना की जाती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, इसकी तुलना मैकावेली के प्रिंस से की जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र होता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 का प्रश्न है दोस्तों, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो दोस्तों बिहार में पटना अर्थात पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भरहार जगह का नाम आपको याद रखना है। बुलंदीबाग और कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। किसे? स्पूनर, ध्यान रखना है। ठीक है। और बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो उस हिसाब से हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल किससे बना था? लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? बीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी, तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो कौन सा अभिलेख है इसमें से? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपरा शिलालेख? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र अर्थात गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। यहाँ एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय राज्यपाल वहां में कौन था? पुष्यगुप्त। ठीक है। तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? यूपी पीसीएस प्री 1993 का क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या शिवाजी? आपको पता होना चाहिए, अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यावहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धम्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा अशोक के त्रिविध आयाम थे, तो हमारा आंसर होता है यहाँ पे अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? तो दोस्तों श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार
चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। अशोक के अभिलेख में श्रीलंका का उल्लेख किस नाम से हुआ दोस्तों? ताम्रपर्णी, ध्यान रखना है, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा अभिलेख? अशोक के द्वितीय अभिलेख, ठीक है, द्वितीय शिलालेख से हमें पता चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2016 का है दोस्तों। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो अभी हमने देखा है ना, तृतीय मुख्य शिलालेख या द्वितीय मुख्य शिलालेख या नवा मुख्य शिलालेख या प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों कि अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में, एक शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया गया था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2015 का है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुए जितना एक धम्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ही भारत में प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? आरएएस का प्रश्न है दोस्तों। तो इसका प्रमाण क्या है? तीर्थ यात्रा किया उसने खूब, या उसने मोक्ष में विश्वास व्यक्त किया अपनी, या देवनाम प्रिय की उपाधि उसने ली, या पशु चिकित्सालय खोले। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा था तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। देवनाम प्रिय की उपाधि सिद्ध करता है कि हिंदू धर्म में अशोक की आस्था थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, सिंहली साहित्य है दीपवंश एवं महावंश, इसके अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुक थे, रज्जुक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग या शक सेना में अधिकारी। यूपीपीसीएस प्री 1996 का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2008 का है दोस्तों। सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह। ऑप्शन ए दलालों को, ऑप्शन बी व्यापारियों के काफिले को, ऑप्शन सी महाजनों को, ऑप्शन डी तीर्थयात्रियों को। तो आपको पता होना चाहिए, मौर्य काल में व्यापारिक काफिले को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी, ठीक है, और इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? सारनाथ स्तंभ, ऑप्शन देख लीजिए, हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध या कनिष्क। तो दोस्तों सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है, ठीक है दोस्तों, और इसी प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है और यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। कहाँ के? चुनार, ठीक है। तो यहाँ पे सारनाथ स्तंभ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अशोक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती, भरहुत, सांची या सारनाथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश का सांची का जो स्तूप है वह भारत में सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन या पुष्यमित्र शुंग ने। यूपीपीसीएस प्री 1991 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपने देखा है व्याख्या इसका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने।
ठीक है दोस्तों, अशोक का जो फोकस था ना वो आर्किटेक्चर पर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, अशोक के जो इंक्रिप्शन है उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है दोस्तों? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। बीपीएससी प्री 2000 का प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। ठीक है, उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। यह स्थान है शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़ और एरागुडी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। दोस्तों, उस हिसाब से हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो अभी हमने देखा व्याख्या, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में जो अभिलेख हमें मिला है पाकिस्तान में वो खरोष्टी लिपि में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? व्यूलर, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स प्रिंसेप और कॉड्रिक्टन। तो दोस्तों 3 बार ये प्रश्न पूछा गया आईएएस में, यूपीपीसीएस में 2 बार। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्ठी। तो दोस्तों प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। तो दोस्तों कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। ध्यान रखना है, पुराणों में क्या कहा गया? अशोक वर्धन। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी प्रियदर्शी होता है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? दोस्तों जैसे कि आपको पता है अशोक ने ज़्यादातर अपने अभिलेखों में अपना नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी लिखवाया है, लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे भी हैं जहां अशोक के नाम का उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन है कालसी, रुम्मेंदेई या विशिष्ट कलिंग राजादेश या मॉस्की। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अशोक का इतिहास हमें उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है और उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख हमें प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, मास्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का रुम्मेंदेई स्तंभ संबंधित है। रुम्मेंदेई, लुम्बिनी का ही नाम रुम्मेंदेई है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से या बुद्ध के शरीर त्याग से। तो दोस्तों अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की। मैंने बताया था लुम्बिनी माने रुम्मेंदेई। ठीक है, तथा वहां एक शिला स्तंभ अर्थात रुम्मेंदेई लघु स्तंभ कहते हैं इसे स्थापित किया और बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के जन्म से संबंधित है रुम्मेंदेई। ठीक है, नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मेंदे स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाबरू स्तंभ। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भाबरू अर्थात बैराट स्तंभ भी कहते हैं इसे।
ठीक है। इसके लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है करेक्ट। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट भाब्रू स्तंभ लेख में बताया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? नैनीताल, पौड़ी, टिहरी या कालसी? तो आपको पता होना चाहिए, कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, यहाँ अशोक का शिलालेख मिला है। ठीक है, तो हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी कालसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12 या शिलालेख 13? तो दोस्तों, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। तो हमारा आंसर नंबर होता है ऑप्शन नंबर डी, हमारा होता है करेक्ट आंसर। ठीक है, शिलालेख नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बता, संगम माने दक्षिण भारत के राज्य, ठीक है, इनके बारे में बताते हैं। कौन सा है वो? पहला 10वां, ठीक है, पहला 9वां या दूसरा 13वां या दूसरा और 14वां शिलालेख? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अशोक का दूसरा और 13वां जो शिलालेख है वो संगम राज्यों चोल, पांड्य, सतीपुत्र अर्थात केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी अर्थात श्रीलंका को ताम्रपर्णी कहा गया है, ठीक है, की सूचना हमें मिलती है किससे? दूसरे और 13वें से। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? चोर, पांड्य, सत्यपुत्र और सातवाहन? तो हमने देखा अभी ऑप्शन नंबर डी सातवाहन का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे दोस्तों? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू? तो दोस्तों, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है। और भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों, मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। ठीक है, जो इस प्रकार है: दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। ठीक है। और मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। ध्यान रखना है, दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया उसने। दास प्रथा का उल्लेख हमें मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है। इसी दास प्रथा के संबंध में अभी हाल ही में यूपीएससी ने प्री में सिविल सर्विस के पेपर में पूछा है प्रश्न। ठीक है, अर्थशास्त्र से ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर प्रश्न आप लोग देखिए बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकाल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की कुर्की, कारावास या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों, करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। तो हमारा आंसर नंबर ये होता है सही, मृत्युदंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन, ध्यान रखना है, नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक का अभिलेख? यूपीपीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। क्या? इंडिका। किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? ऑप्शन ए नापतौल के बाटों का निरीक्षण, ऑप्शन बी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, ऑप्शन सी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण और ऑप्शन डी शिल्पकारों का संरक्षण। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब किताब मौर्य काल से होता आ रहा है। ठीक है। और वर्तमान में भी यह कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल से लेकर अब तक चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग एवं बलि थे दोस्तों मौर्य काल में भाग और बलि क्या थे? सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान या प्रशासकीय विभाग? तो आपको पता होना चाहिए, भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। ठीक है। और अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था,
और वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे और इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, राजस्व के स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, सीता से तात्पर्य किससे है? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि। तो दोस्तों, मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्याख्या सीता अध्यक्ष द्वारा होती थी और इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। तो उस हिसाब से हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था? यूपीपीसीएस मेंस 2012 का प्रश्न है। तौल मान मतलब माप तौल का अधिकारी था। तो पौतवाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष या शून्याध्यक्ष। सीताध्यक्ष अभी हमने देखा है, टैक्स कलेक्ट करता था, ये तो राजस्व इकट्ठा करता था। तो दोस्तों, मौर्ययुगीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष तौलमान का प्रभारी था, बाट वगैरह का नाप तो यही करता था पौतवाध्यक्ष, ठीक है। पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा शून्याध्यक्ष भूचड़ खाने का प्रभारी था। भूचड़ खाने का प्रभारी कौन है? शून्याध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पौतवाध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला, आपको ध्यान रखना है। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन या बृहद्रथ। तो दोस्तों, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई थी। तो हमारा यहाँ आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन या स्कंदगुप्त। तो आपको ध्यान रखना है, ईसवी सन के पूर्व ही चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है, ठीक है दोस्तों। और जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो दोस्तों, उस हिसाब से हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो दोस्तों, यहीं पे वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ये पूरी क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जितने भी दोस्तों ने ध्यान से पूरी क्लास देखी होगी उनको पता चल गया होगा इस वीडियो का महत्व क्या है। मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पर, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।